देश में तीसरी बार कंटिन्यू बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये क्या लगातार बवाल चल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को आखिर क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। ब्राह्मण एक विचारधारा है और ये देश का नेतृत्व करने वाली एक कौम है, बड़ी कौम है और चिंतक है, थिंकर है। और देश में एक जो सोच है, जो इस देश के देशद्रोही जो सोच है, वो पहले से चलती रही है, कोई आज नहीं आई है। वो मुगलों काल में भी चली, अंग्रेजों में भी चली, उससे पहले भी चली और वर्तमान में भी चल रही है। तो इसलिए कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इस पर कार्रवाई करने के लिए। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कराई हमने नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी के खिलाफ। ये घूसखोर पंडित की बात आई है, कल को कह देंगे गद्दार ठाकुर है, परसों कह देंगे गुंडा जाट है, परसों कह देंगे दलित इस देश का कभी काम नहीं आया। तमाम शब्दों से अलंकारित कर सकते हैं ऐसे लोग। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक व्यवस्था भगवान के रूप की है, तो उसको और उनके बटकों का अपमान हो जाए और सुनील भराला चुप बैठा रहे तो मुझे ना लगे इस बात। आपकी जो सरकार है तो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने चोटी उखाड़ के बहुत अपमान किया। ब्राह्मणों की और बटकों की जो चुटिया और सिक्का पाड़ने का जो प्रयास किया, जो अपमानित करने का काम किया, उन्हें सजा मिलेगी। अभी हम प्रतीक्षा देख रहे हैं। ना तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता आपकी पार्टी में, और अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी कोई क्लेम नहीं कर सकता, प्रदेश अध्यक्ष भी कोई नहीं बन सकता। तो क्या वजह है, आखिर हाशिए पर क्यों है ब्राह्मण। इस पर काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर समझौते करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने इस यूजीसी के ड्राफ्ट को तैयार किया है, क्या उनके विचार जो है शिथिल हो गए थे, या उनको सूझबूझ का कोई तरीका नहीं था। किसी ने इसे जबरदस्ती मुद्दा बनाने का और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान करने का जिन्होंने ये बीज बोया है, उनको दंडित करना चाहिए पहले तो। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर पंडित सुनील भराला जी हैं, और पंडित सुनील भराला जी के बारे में बात करूं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं और संस्थापक हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के। इस समय पूरे देश में जो बड़ा काम कर रहे हैं भगवान परशुराम की, वे तमाम स्थल पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भगवान परशुराम गए, उन तमाम स्थलों पर घूमते हैं, लोगों को बताते हैं और वहाँ एक शोध पीठ बनाने की बात करते हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आसाम हो, चाहे केरल हो, पूरे देश पर भ्रमण कर रहे हैं। तो हम आज विस्तार से बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर कि इस समय उत्तर प्रदेश में और देश के राजनीति में क्या चल रहा है। सर, आपका स्वागत है सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। सेव इंडिया न्यूज में आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जो आप राष्ट्रहित में और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये सर, आप तो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, आप मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और लगातार हम देख रहे हैं कि 2 बार से कंटिन्यू उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। देश की बात करें तो देश में तीसरी बार कंटिन्यू बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये क्या लगातार बवाल चल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को आखिर क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। तमाम लोग हम देख रहे हैं कि सब लोगों के निशाने पर ब्राह्मण वर्ग है, ऐसा क्या है। देखिए, ये इस दौर में नहीं हुआ है राजेश जी। ये आप पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ब्राह्मण एक विचारधारा है और ये देश का नेतृत्व करने वाली एक कौम है, बड़ी कौम है और चिंतक है, थिंकर है, और वैचारिक और पौराणिक और संस्कृति और हिंदू को रखवाल करने वाली कौम है। तो इस पर हमेशा आक्रमण होते रहे हैं। और देश में एक जो सोच है, जो इस देश के देशद्रोही जो सोच है, वो पहले से चलती रही है, कोई आज नहीं आई है। वो मुगलों काल में भी चली, अंग्रेजों में भी चली, उससे पहले भी चली और वर्तमान में भी चल रही है। जो टुकड़े गैंग हैं, ये वर्तमान में भी इस पर काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। और वे इस बात को जानते हैं कि अगर ब्राह्मण को डिमोरलाइज कर दिया गया और ब्राह्मण को अगर किसी प्रकार से उसको बिखेर दिया गया तो हम इस देश पर कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए ब्राह्मणों को टारगेट रखने की इनकी मानसिकता बनी हुई है पहले से ही। परंतु ब्राह्मण एक ऐसी बड़ी विचारधारा है, वो किसी के दबने से नहीं दबेगी। वो देश के अंदर लगभग 10% ब्राह्मण बड़ी विचारधारा है, उससे भी उत्तर प्रदेश में लगभग 19% ब्राह्मण विचारधारा है। तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वो कितने भी जोर लगा लें। अब समाज खड़ा हो गया है, जैसे ये उदाहरण है घूसखोर पंडित। कभी पहले देखा कि ब्राह्मण और राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने जोर विरोध करने के बाद में इसको तत्काल रिटर्न कराना पड़ा भारत सरकार को। अब जागरूक हो गया है पूरी तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि किसी की प्रतीक्षा में है, या ऐसा भी नहीं है कि उनके अंदर कोई खौफ है। ऐसी भी झिझक नहीं बची है कि वो जंतर मंतर पे नहीं जा सकता, सड़कों पे नहीं उतर सकता। ये उदाहरण है, राष्ट्रीय परशुराम परिषद पहली बार
बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो को लेकर के जंतर मंतर पर हजारों परशुराम स्वाभिमान सेना ने धरना दिया और उस पर सरकार को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। नहीं सर, और ये जो सर ये घूसखोर पंडित जो फिल्म बनी है, मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर नीरज पांडे, क्या ऐसा नहीं हो कि वो एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? क्या ऐसा ना हो कि उन पर ऐसी कोई कार्रवाई हो कि आज के बाद में कोई ऐसी व्यवस्था वाली वो स्क्रिप्ट ना लिखें जिससे पूरे देश में किसी भी जाति का अहित हो, उसका अपमान हो? देखिए, मनोज वाजपेयी हो या नीरज पांडे हो, इस देश के अंदर ऐसे लोग कितने हैं जो लिखत पढ़त करते हैं, कार्रवाई करते हैं। टेलीविजन की स्क्रीन पे आ जाना, मीडिया की स्क्रीन पे आ जाना, इससे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई कागज से होती है हमेशा, और सरकारें कागजों पे चलती है और कागजों पे ही कार्रवाई करती हैं। हमने भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं जो इसको देखते हैं, आईटी को, और ये जो सेंसर बोर्ड को देखते हैं, श्री अश्वनी वैष्णव जी को हमने पत्र लिखा। और ये पत्र ऐसे नहीं लिखा, पत्र हमने उनको भेज के, हमने दिया जा करके उनको, उनके मंत्रालय में गए हम जा करके। तो इसलिए कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इस पर कार्रवाई करने के लिए। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कराई हमने नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी के खिलाफ। मतलब इन्हें सर देश के मतलब जो सौहार्द है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है कि पैसा कम जाए, हम लोग फेमस हो जाएं बस। ये आज से नहीं है, ये पहले से ही है। क्या आज से ये बातें शुरू हो गई? ये पैसा, ये पूर्व काल से चला आ रहा है। पैसे का खेल, पैसे की मोहमाया, पैसे का जाल, जंजाल, इसमें लोग फंसे हुए हैं। इनको, हाँ, लेकिन इनको भी भगाना नहीं है, इनको भी जागरण देना है, इनको भी समझाना है। ये उस बॉलीवुड से आते हैं जहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये घूसखोर पंडित की बात आई है, कल को कह देंगे गद्दार ठाकुर है, परसों कह देंगे गुंडा जाट है, परसों कह देंगे दलित इस देश का कभी काम नहीं आया। तमाम शब्दों से अलंकारित कर सकते हैं ऐसे लोग। तो इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। इसके लिए परशुराम स्वाभिमान सेना मजबूताई से खड़ी तैयारी से काम कर रही है। मैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी का एक वीडियो सुन रहा था, तो मैंने पूरी वीडियो सुनी, और वीडियो में जब उन पर टिप्पणी की गई, उनके साथ में जो उनके भक्त थे, अधिकारियों द्वारा प्रयागराज में उनकी चोटी उखाड़ने का काम किया गया, तो वो बोल रहे उसमें वीडियो में कि एकमात्र नेता सुनील भराला, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने इसका विरोध किया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, कोई और नेता नहीं बोले। तो आपको डर नहीं लगता ये सब बोलते हुए? एक तरफ सरकार है, वो भगवान है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक व्यवस्था भगवान के रूप की है। आदि शंकराचार्य जी ने इस चारों पीठों पर उस रूप में बैठाए गए हैं ये। तो उसको, और उनके बटकों का अपमान हो जाए और सुनील भराला चुप बैठा रहे, तो मुझे नानत है इस बात पर। आपकी जो सरकार है तो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने चोटी उखाड़ के बहुत अपमान किया, शंकराचार्य का बहुत अपमान हुआ? तो अधिकारियों को क्या अधिकार है कि किसी शंकराचार्य का, उनके शिष्यों का अपमान करें? खास बात, जो एक पहचान है चोटी, जो एक वर्ग की पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है, संस्कृति की पहचान है, उस चोटी को उखाड़ लेंगे, चुप बैठ जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी? उन कर्मचारियों ने, वो दानव प्रवृत्ति के कर्मचारी हैं, उन्होंने ये कार्रवाई जो की है, ब्राह्मणों की और बटकों की जो चुटिया और सिक्का पाड़ने का जो प्रयास किया, जो अपमानित करने का काम किया, उन्हें सजा मिलेगी। अभी हम प्रतीक्षा देख रहे हैं कि कार्रवाई होगी, अफसर करेंगे नहीं करेंगे, कितने जागरूक हैं ये, और दानव प्रवृत्ति के लोगों को कैसे कार्रवाई नहीं करी, इस पर भी हम बहुत जल्द पत्राचार करने जा रहे हैं। आपने राष्ट्रीय परशुराम परिषद का गठन किया, आप उसके संस्थापक हैं, और मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर में आपका लगातार भ्रमण होता है। आप ब्राह्मण वर्ग को पूरा जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जो तमाम स्थल हैं, जहां जहां उनकी कहानी लिखी गई है, जहां उन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया है, धर्म संस्कृति के लिए बड़ा काम किया है, आप अकेले लगातार घूम रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि तमाम, हम देख रहे हैं तमाम महापुरुषों के नाम पे विश्वविद्यालय बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, भगवान परशुराम के नाम पे ऐसी क्या वजह है कि कोई विश्वविद्यालय तक नहीं बना हुआ भारतीय संस्कृति का जिसमें प्रचार प्रसार हो? देखिए, सबसे पहले तो राजेश जी, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। राष्ट्रीय परशुराम परिषद सनातन हिंदुओं पर काम करता है और ब्राह्मणों को जागरूक करने का काम करता है। जो कहते हैं ब्राह्मण है, लेकिन उनके अंदर कोई जागरूकता नहीं है। मैंने पूरे देश के, हिंदुस्तान के अंदर कम से कम लाखों ब्राह्मणों के बीच में जाकर के सम्मेलनों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से मैंने पूछा है इस बात को कि बताओ कि भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि कहाँ है, भगवान परशुराम जी के वे 56 स्थान कहाँ, युद्ध भूमि कहाँ है। लेकिन वहाँ से उत्तर मिला अनभिज्ञता का, अज्ञानता का।
तो कौन सा ब्राह्मण जागरूक दिखाई दिया उस बात को लेकर के? बहुत कम लोगों को जानकारी है। इस पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा एक श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ के माध्यम से इस पर पूरा शोध कराया गया। उसमें 56 स्थानों की जानकारी दी गई, उसमें 21 विधर्मी राजाओं की जानकारी प्राप्त हुई, उनकी युद्ध भूमि, जन्मभूमि इत्यादि। और उसी क्रम में लेकर के अभी हमने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्राचार भी किया है और उनसे बात की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बहुत सारे महापुरुषों के नाम से, अपने देवी देवताओं के नाम से हमने विश्वविद्यालय नामित किए हैं, जिसमें मैं आपको बताना भी चाहूँगा, अगर आपके संज्ञान में नहीं है इस चीज़ को, कि उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी देवी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में सुहेल देव विश्वविद्यालय, और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में एक अपने जो राजा थे उनके नाम से, जो चौधरी राजा हुए उनके नाम से, अनेक ऐसे भगवान श्री राम के नाम से अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसी क्रम में हमने कहा कि अगर भगवान परशुराम जी को जानने के लिए और उन पर रिसर्च करने के लिए इस उत्तर प्रदेश में एक आध्यात्मिक एक ऐसा विश्वविद्यालय नामित किया जाए जिसमें भगवान परशुराम जी एक योद्धा थे, उनके पास ना सेना थी ना सेनापति थे, वो युद्ध करते थे और 21 उस यानी कि उस कालखंड के अंदर, सतयुग कालखंड के अंदर, त्रेता के अंदर उन्होंने 21 बार विधर्मी राजाओं का विनाश करके इस भारतवर्ष में लोक कल्याण की स्थापना की थी। तो इसकी हम मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर सरकार हमें इस पर सहयोग करेगी तो हम स्वागत करेंगे इस बात का, नहीं तो पूरे सनातन हिंदू समाज को लेकर के हम उसको खड़ा कर देंगे। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि अगर लोग क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, अगर हम तथ्यात्मक बात करें तो खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर जातियों की बात करें, पूरे प्रदेश में चाहे जाति कोई भी हो, तो सबसे बड़ी संख्या ब्राह्मणों की है। और ये ब्राह्मण वर्ग 1980 के बाद, खासकर 1990 के दौर में कांग्रेस से ये बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। ऐसी क्या वजह है? अब हम देख रहे हैं कि ना तो उस उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जाति होने के बाद भी ना तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता आपकी पार्टी में, और अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी कोई क्लेम नहीं कर सकता, प्रदेश अध्यक्ष भी कोई नहीं बन सकता। तो क्या वजह है? आखिर हाशिए पर क्यों है ब्राह्मण? देखिए, अभी दौर दूसरा है राजनीति का, और हमें इस प्रदेश के हित की राजनीति में कैसे हिस्सेदारी हो, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कल्याण कैसे हो, उत्तर प्रदेश को हम विकसित प्रदेश कैसे बनाएं, उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश कैसे बनाएं, इस पर काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर समझौते करने पड़ रहे हैं और हम समझौते करेंगे अभी भी। लेकिन ये जनजागरण अभियान भी है, अपनी हिस्सेदारी की भी मांग करेंगे। यूजीसी को लेकर ऐसी कौन सी मजबूरी है बीजेपी की कि एक सामान्य वर्ग, जो वर्ग जिसके बल पे बीजेपी खड़ी हुई, जो बीजेपी के पैर हैं, उसे काटने में जो नौजवान हैं उनके लिए भेदभावपूर्ण एक एक्ट बना दिया गया, यूजीसी एक्ट, और बीजेपी के जो धुरंधर नेता को इस पर बोलने को तैयार नहीं। देखिए, यूजीसी की जब बात करते हैं आप, यूजीसी में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यूजीसी पर भारत की सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है। यूजीसी को अगर समझना है ठीक से तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देशित किया था और उस पर उन्होंने थोड़े सुझाव और उसमें संशोधन करने की बात कही थी। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिसमें ये कमेटी बैठी थी, जिन्होंने इस यूजीसी के ड्राफ्ट को तैयार किया है, क्या उनके विचार जो है शिथिल हो गए थे, या उनको सूझबूझ का कोई तरीका नहीं था? किसी ने इसे जबरदस्ती मुद्दा बनाने का और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान करने का जिन्होंने ये बीज बोया है, उनको दंडित करना चाहिए पहले तो, कि जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया है, जिन्होंने इसमें ऐसे क्लोज डाले थे, जिन्होंने श्रवण जातियों के बच्चों का शोषण करने की बात करी, जिन्होंने उनके उत्पीड़न की बात उसमें रखी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने अपने फैसले को तत्काल संज्ञान लेकर के और 19 तारीख तक इस पर रोक लगाई है और 19 तारीख पर इस पर फिर सुनवाई होगी और उस ड्राफ्ट को शुद्धिकरण करना पड़ेगा कि किसी भी एक विशेष जाति के विद्यार्थियों के साथ दुर्भावना और उसके साथ सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो श्रवण जाति का किसी भी जाति का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो ओबीसी का। आपको लगाने के, हमें लगता है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सरकार ये भूल गई थी, बीजेपी के बड़े नेता ये भूल गए थे कि जो सामान्य वर्ग है ये इनको गुलाम है,
कभी विरोध नहीं करेगा। इसलिए पिछले अगर 12 सालों की बात करें, कुछ भी निर्णय हुआ तो किसने विरोध नहीं किया। लेकिन ये यूजीसी को लेकर इतना गुस्सा जो फूट पड़ा पूरे लोगों में, आपको लग रहा है कि ये यूजीसी, ये जो लोग हैं जो नाराज हैं, ये बीजेपी को माफ करेंगे? देखिए, ऐसा है कि डेंट तो हुआ है, परंतु कंट्रोल करने का हम काम कर रहे हैं। डैमेज जो हुआ है उसे कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, और किसी भी कारण से हुआ है, ये दोनों बड़े डैमेज हुए हैं। एक तो प्रयागराज दिव्य माघ मेले के अंदर जो ब्राह्मण बटुकों को किसी का फाड़ने का, और एक यूजीसी को लेकर के दो बड़े डेंट हैं। इस पर हम डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि यूजीसी को लेकर कि अभी स्टे हुआ है, अभी ऐसा कहीं कोई देश की सरकार ने या बड़े नेताओं ने ये नहीं कहा कि हम यूजीसी एक्ट को हटा रहे हैं। चुनाव है 2027 में, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है 2026 में, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव सरकार में। लोगों में जो नाराजगी है, क्या ये नाराजगी अकेले सुप्रीम कोर्ट के स्टे देने से दूर हो जाएगी? देखिए राजेश जी, उसमें आपको भी समझने की आवश्यकता ये है कि यूजीसी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही निर्देश किया था संशोधन करने के लिए। कुछ उसमें संशोधन जो विगत दिनों ऐसी कुछ बच्चों ने आत्महत्या की थी और उसके कारण दर्शाए गए थे, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसको और थोड़ा सा सहज करो, जिससे कोई भी विद्यार्थी परेशान ना हो और वो इस हद तक ना जाए जो उसे आत्महत्या करनी पड़े। तो वो उस पर स्टे नहीं, उस पर सरकार का कोई रोल नहीं है। अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस इशारे पर काम कर रहा था जो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के लिए कहा था। तो वो संशोधन है, संशोधन हमेशा होते रहे यूजीसी में, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नई बात हो रही है, हमेशा होते रहे। लेकिन इसको इतना खतरनाक तैयार कर देंगे कि जिससे स्वर्ण जाति के विद्यार्थियों में उनको अपमानित करने के क्लोज डाल देंगे, वो एक खतरनाक है। मैं कल कहीं बैठा हुआ था, लोगों से बात कर रहा था, तो लोग बहुत गुस्से में थे। लोगों का ये कहना था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट में संशोधन किया था, उसको लेके पूरे देश में दलितों का बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था। देश के प्रधानमंत्री खुद खड़े हुए थे, उन्होंने कहा उस आदेश को पलट के संसद लोकसभा से एक नया प्रस्ताव पास किया था। तो लोगों का कहना कि अब अगर प्रधानमंत्री ने ये एक्ट लागू नहीं किया, इतना शोर मच रहा है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे यूजीसी एक्ट? अब कहें कि ये गलत हुआ है और मैं लोकसभा में इस प्रस्ताव को खारिज करवाऊंगा। देखिए, वो लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों में मैं कभी नहीं जाता हूँ। लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन जो यथार्थ है, जो मौके पर है, जो दिख रहा है, जो प्रैक्टिकल है, उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, ये प्रदेश में अभी महोबा की घटना है, अभी 15 दिन पहले यहाँ एक विधायक होते हैं बीजेपी के, ब्रजभूषण सिंह राजपूत लोधे होते हैं वो, और स्वतंत्र मंत्री जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, उनके बीच में टकराव होता है। सरकार के बीच में, मंत्री के बीच में एक विधायक आते हैं 100 प्रधानों को लेके। तो आपको लगता नहीं कि इस टकराव के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इस बारे में मेरा अभी पूरा संज्ञान नहीं है, और जिस विषय पर मुझे पूरा संज्ञान नहीं होता, अधूरी बातें होती है, मैं उस पर कभी बात नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से जरूर देखा है उसको, कि उन्होंने अपने विषय रखा, अपने विधानसभा में उस विषय को रखा है कि वहाँ जल जीवन मिशन को लेकर के नल फटे हुए हैं, गांव में पानी की दिक्कतें हैं, सड़कें फाड़ दी गई हैं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। वो विषय को देखा है, उसमें उन्होंने हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मंत्री हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके सामने विषय रखा। लेकिन जब कभी मिलेंगे तो हमारे बीच में विषय आएगा, संज्ञान लेंगे, उससे बात करेंगे। उसके बाद पूरे प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में टंकी लगा दी गई जहां जरूरत नहीं थी, और टंकी लगा दी गई, पूरा सब प्रस्ताव पास कर लिया गया। सड़कें टूटी हुई हैं, जो पाइप हैं वो ऐसी सड़कें उखाड़ दी गई, दोबारा इसको बजट नहीं है ग्राम पंचायत के पास में जो सड़कों को ठीक कर सके। और पूरे प्रदेश की स्थिति है, इसमें कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टंकी के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। नहीं हो सकता है, देखिए सड़कें फटी हुई हो सकता है कि बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन अभी इस पर हम जरूर संज्ञान लेंगे और बात भी करेंगे। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, उनके साथ बहुत लंबे समय हमने कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। तो जब मिलेंगे तो संज्ञान लेंगे इस बात को, भगवान परशुराम जी को लेकर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों? देखिए,
भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं और भगवान परशुराम सनातन हिंदुओं के हमारे भगवान हैं। उनको मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, बहुत सारे जो ऐसे अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, जो बहुत सारे लोग, उनको जानने की आवश्यकता है। भगवान परशुराम जी एक ऐसी शक्ति थी, ऐसे अवतार थे जिन्होंने पृथ्वी पर न्याय को लेकर के और विधर्मियों के खिलाफ जो उस कालखंड में जो काम किया, जिन्होंने भारतवर्ष में 56 स्थानों के माध्यम से गोवा, केरल और गोकर्ण को लेकर के, और हमारे इस मेरठ के अंदर जहाँ भगवान परशुराम जी ने अथक तपस्या की, जहाँ भगवान शंकर भगवान स्वयं उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के उनसे मिलने आए थे। ऐसे भगवान परशुराम जी को बहुत जानने की आवश्यकता है, उनके विचारों को आगे फैलाने की, और घर घर में भगवान श्री परशुराम जी का चालीसा, घर घर में भगवान परशुराम जी का अवतारी रूप अपने मंदिरों में रखे, मैं ये कहना चाहूँगा। तो साथियों, आज हमारे आज 7 इंडिया न्यूज के मंच पर पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला जी थे। और हालांकि लगातार जब हम इनसे बात करते हैं, इनके पास बड़ा विजन है भगवान परशुराम जी को लेकर, और तमाम वर्गों को लेकर लगातार संवाद करते हैं, और पूरे देश में भ्रमण भी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ये अलग बात है कि पूर्व मंत्री रहे और अब जिस मुहिम पे ये लगे हुए हैं, वो मुहिम बहुत आसान मुहिम नहीं है, उसकी डगर बहुत कठिन है, लेकिन ये लगे हुए हैं और पूरे देश को एक साथ, जो सनातनी संस्कृति है उसे एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, सुई में उसे पिरोने का काम कर रहे हैं। तो आप कितने सहमत हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट लिखें कि आप आदरणीय सुनील भराला जी की बातों से कितने आप सहमत हैं, कितने असहमत हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत